तो एक्ट ऑफ गॉड जो है वो एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन है। आगे अब हम 7 पॉइंट को पढ़ेंगे। In case where the wrong done has been by someone who is stranger and the defendant has no control over him. अब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा बंदा जिससे डिफेंडेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, स्ट्रेंजर है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान कहीं से आ गया और कोई एक्ट करके चला गया, तो दिस कैन बी ऑल्सो अ गुड डिफेंस टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नॉट डिफेंस, एक्सेप्शन, एंड बेसिकली एक्सेप्शंस आर डिफेंस। Number 8. Cases where the plaintiff has given his consent to accumulate and hazardous things in the defendant's land for the purpose of common benefits. अब ये कह रहे हैं कि प्लेंटिव और डिफेंडेंट के बीच में जो है ना पहले से ही एग्रीमेंट हो चुकी है कि इस हैज़र्डस चीज़ को जो है ना आपके लैंड पे हम रख देते हैं, और उसके बाद अगर कोई नुकसान हो गया तो ये भी एक गुड एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए। नंबर 9 जो मेरे पास हो जाएगा, एनी एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टैट्यूट। अब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम जिसकी इजाज़त हमें कानून स्टैट्यूट देती है और उसकी वजह से कोई हैज़र्डियस काम हो गया तो ये भी हमारे पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की एक अच्छा डिफेंस हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगी। Strict liability is imposed to varying degrees in the following circumstances. अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ सर्कमस्टांसेस के मुताबिक वेरी होती जाएगी कि कितनी अप्लाई होगी। Number 1, liability for dangerous wild animals. लाइबिलिटी फॉर डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स, सिंपल सी बात है, ख़तरनाक जानवरों की वजह से अगर कोई नुकसान हो रहा है, या हमारी क्या जिम्मेवारी होती है ख़तरनाक जानवरों को पालने की हद तक। Number 2, liability for livestock straying on to neighboring land. अब ये कह रहे हैं लाइव स्टॉक उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम जमा करते हैं गोदामों में, अगर वो एक लैंड से नेबरिंग लैंड की ट्रांसफ़र हो जाए या डेल दिया जाए, या किसी भी रीज़न या किसी भी वजह से किसी और के लैंड पे चली जाए। Number 3, liability for defective product under the Consumer Protection Act 1987. अब ये कह रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये हमारे पास कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है। ये कह रही है कि इस वक्त में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होगा कि हमने कोई डिफेक्टिव चीज़ कंज्यूमर तक पहुंचाई। Liability under the rule of Ryland versus Fletcher. रायन वर्सेस फ्लेचर द मोस्ट फेमस केस जिसके ऊपर ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का पूरा स्टैट्यूट बना हुआ है। Number 5, liability for breach of statutory duty. If the statute in question impose strict liability, this will be mastered. This will be matter of statutory interpretation in each case. अब ये कह रहे हैं कि कानून ने पहले से ही हमें जो है ना लाइबिलिटी मुहैयन करके दी है, अगर उस लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं परफॉर्म नहीं करते तो वो मैटर हो जाएगा स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का, तशरीह का, कि इस कानून की तशरीह कैसे की जाए। Liability of defamation. डिफेमेशन, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करना, बदनाम करना। Liability for man-made objects causing damage to the highway. कॉजिंग डैमेज टू व्हाट? Highway. हाईवे। अब ये कह रहे हैं कि इंसान की बनाई हुई किसी ऐसे प्रोडक्ट से हाईवे पे चलने वाले लोगों को अगर कोई नुकसान हो जाए तो जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है वो कितना लायबल है। Explanation of strict liability. Strict liability is a kind of liability somewhat peculiar in this that a person becomes liable without there being fault on his part. Here, the wrong arises from the breach of an absolute duty. It is absolute, meaning thereby that it is not necessary for the injured party to prove any intention or negligence on the part of injuring party, and no amount of care and caution expended
expended by the latter to prevent the damage done to the former will excuse him. ये कह रहे हैं बेसिकली कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की एक्सप्लेनेशन क्या है। ये कह रहे हैं कि एक बंदा है, उसकी वजह से किसी दूसरे बंदे को नुकसान हुआ है, वो जिस बंदे की वजह से नुकसान हुआ है वो ना नेग्लिजेंस की आड़ में अपने आप को छुपा सकता है, ना ये कह के कि मैंने तो पूरा केयर किया था उसके बावजूद भी ये हो गया। नहीं, तुम्हारा ये काम था, तुम्हारी ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी थी, तुमने क्यों अपना काम 100% क्यों नहीं परफॉर्म किया। ही कैन नॉट बी एक्सक्यूज ड्यू टू नेग्लिजेंस और नॉट टेकिंग केयर। फॉर्मर और लेटर से इधर मुराद है एक जिसकी जिम्मेवारी थी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को परफॉर्म करना, और लेटर वो जिसको नुकसान हुआ है। Principle of law. The strict principle of law is sic authority to eliminate non-letters, meaning thereby everyone must so use his own as not to do damage to another. तो ये कह रहे हैं कि हर बंदे को अपना कंडक्ट ऐसा रखना पड़ेगा कि वो दूसरे को डैमेज ना पहुंचाए। Application of maxiom. Application of a landed property. When this maxiom is applied to landed property, it is necessary for the plaintiff to show not only that he has sustained damage, but the defendant has caused it by going beyond what is necessary in order to enable him to have the natural use of his own land. The owner or occupier of land may lawfully use it for any purpose for which it might in the ordinary course of the enjoyment of land be used. अब ये कह रहे हैं कि लैंड में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे परफॉर्म होता है कि एक बंदा है वो अपना ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको अपनी ज़मीन को ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उसकी वजह से दूसरे की ज़मीन को कोई नुकसान ना पहुंचे। The non-natural user, such as the user of land of an owner, will not, in the absence of negligence, will be liable through damage result to his neighbor. This is the established law, whether the things so brought are beasts or water or fleet or stench or electricity or transition engine or a motor car with petrol in it. It is immaterial whether he is or not aware of damage at the time when he brings and uses them. This liability exists whether the land is or is not owned by the person responsible for the bringing upon it and use of dangerous substance. अब देखिए ये सिंपल बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, सही है, इस पे मैं किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं लेके आऊँगा जो मुझे या जो मेरे आसपास के नेबर्स को जो है ना नुकसान पहुंचाए, ख्वाह वो बीस्ट एनिमल की शक्ल में हो या किसी ऐसे इंजन की शक्ल में हो जो नेबर्स को मेरे नुकसान पहुंचाए, ख्वाह वो कोई मोटर कार हो, मेरी वजह से मेरे नेबर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप फॉलो कर रहे हैं? केस ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। अब इसी ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो है ना इस केस को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जहाँ से ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकला है वो इसी केस से निकला है। फैक्ट, फ्लेचर वाज वर्किंग इन कोयल माइन अंडर अ लीज। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि फ्लेचर क्या कर रहा था, एक कोयल माइन में काम कर रहा था एक लीज के अंडर। On the neighboring land, Ryland desired to erect a reservoir for storing water. तो फ्लेचर ने क्या किया, फ्लेचर अपनी ज़मीन पे पानी को सेव करने के लिए एक रिजर्वायर बना रहा था। And for this purpose, he employed a competent independent contractor whose workman, while excavating the soil, discovered some disaster shaft and passage communication with old worker of the mine and in adjoining land. अब ये कह रहे हैं कि फ्लेचर ने क्या किया,
प्रोफेशनल्स पकड़े रिजर्वायर बनाने के लिए, तो इसको पता लगा कि भाई जहाँ पे मैं रिजर्वायर बना रहा हूँ एक रास्ता माइन कोल माइन के साथ भी उसका मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? The शाफ्ट्स। shafts and passage had been filled with loose earth and rubbish. The contractor did not take the trouble to pack the shafts and loose earth and rubbish. The construction of the reservoir, even when it was partly filled with water, the vertical shafts give way and burst downward. The consequence was that water flowed to the old passage and also to the plaintiff mine, so that the mine could not be worked. The plaintiff sued for damages, no negligence on the अब ये कह रहे हैं कि पानी के रिजर्वायर से पानी चला गया कोल माइन की तरफ और उसने माइन को क्या कर दिया, बेकार कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने अदालत में सूट फाइल किया प्लेंटिव ने। So mine could no negligence on the part of the defendant was proved. The only question was whether the defendant would be liable for the negligence of the independent contractor, who was admittedly a competent engineer. अब ये कह रहे हैं कि क्या डिफेंडेंट की गलती थी, क्योंकि डिफेंडेंट ने तो एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टर कंपनी को पकड़ा था ये रिजर्वायर बनाने के लिए। It was held the question of negligence is quite immaterial. शोर बंद करो यार, The defendant is bringing water into the reservoir was bound to प्लीज रिपीट इट अगेन। it was held that the question of negligence is quite immaterial. अच्छा, ये कह रहे हैं कि निग्लिजेंस का जो सवाल है यहाँ पे वो बनता ही नहीं है, इमटीरियल है। इमटीरियल मतलब नॉट अननेसेसरी। The defendant in bringing water into the reservoir was bound to keep it there at his peril and was therefore liable. तो ये कह रहे हैं कि ये डिफेंडेंट की जिम्मेवारी थी कि जब वो अपने ज़मीन में रिजर्वायर खोद रहा था तो उसको ये मेक श्योर करना था कि वो किसी और के लैंड पे ना जाए। Rule in case. The rule in Ryland versus Fletcher was this: a person who, for his own purpose, bring on his land and collect and keep there anything likely to do mischief, if it escapes, must keep it at his peril, and if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape. अब ये कह रहे हैं कि इस केस में ये उसूल रखा गया कि कोई भी बंदा अगर अपनी ज़मीन पे कोई काम कर रहा हो तो उसकी ये जिम्मेवारी है कि उसकी ज़मीन से वो चीज़ निकल के किसी और की ज़मीन पे जाके नुकसान ना करे। तो hence defendant is liable under this case. Comments. The rule of Ryland versus Fletcher is the most important of the cases where a man acts at his peril and is the insurer of the safety of his neighbor against accidental harm. Here the duty is not merely the general negative duty to refrain from active injury, but a positive duty to guard and protect one neighbor's lest they suffer harm by reason of a dangerous thing artificially brought on one's land, and the duty is absolute because it is independent of any negligence on the part of the defendant or his servant. वही जो सारा हम शुरू से इस वीडियो में रिपीट कर रहे हैं इन्होंने एक कंक्लूजन की शक्ल में दे दिया। Conclusion. To conclude that rule of strict liability or absolute liability are based on the concept of no fault liability. At times person may be held responsible for some wrong, though there was no negligence or attention on his part to do such wrong. I don't think that I should repeat it again, but for the sake of clearance, strict liability वो काम जिसमें हम negligence या ये कह के कि मुझे तो पता नहीं था, मेरी गलती नहीं थी, मैं अवेयर नहीं था,
आप छूटोगे नहीं। जो आपका काम था आपको वो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लैंड पे आप कुछ कर रहे हो तो ये आपकी ज़िम्मेवारी है कि वो चीज़ आपके लैंड से निकल के किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपको फुल केयर लेनी चाहिए कि आपकी वजह से किसी भी आर्टिफिशियल एक्ट की वजह से किसी और को नुकसान ना पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।